हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है। आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ये बोलकर हम आपको डराना नहीं चाहते। हम फिजिक्स के लिए कैलकुलस पढ़ रहे हैं। इत्मीनान से सोचिए कि मैथमेटिक्स के टीचर कैलकुलस खत्म करते हैं, उन्हें 1.5 से 2 महीना लग जाता है पढ़ाने। हम मुश्किल से 2 से 3 घंटे में इसको पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि हमारा प्रोफेशनल एटीट्यूड होगा कि फिजिक्स में कैलकुलस कैसे इस्तेमाल होता है और किस लिमिट तक इस्तेमाल होता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलस का बेसिक बात लगभग सब कुछ यहाँ पढ़ना ही है। ये बात अलग है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस यहाँ पर उतनी नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक आइडिया देने का कोशिश किया है कि कैलकुलस में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, अगर ये सब टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ रखे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स के लिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है। लेकिन जो स्टूडेंट इसे डिटेल में नहीं पढ़े हैं और बेसिक लेवल पर भी नहीं पढ़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स नहीं पढ़ने की तैयारी कर रखे हैं। लेकिन मुझे तो फिजिक्स पढ़ना है, इसके लिए जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट जानते भी हैं तो एक बार फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रिवीजन करते चलें। ऐसा दिमाग में ना लाएं कि ये तो कैलकुलस है, ये सब मेरा पढ़ा हुआ है, हम फिजिक्स के टीचर के साथ ये क्यों पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन कर लेने से आपका नॉलेज घटेगा नहीं, बल्कि नॉलेज बढ़ेगा। चलिए तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। 9th 10th क्लास में ऐसा इक्वेशन अक्सर हाँ पढ़ा करते थे। हम उसी से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। y = 2x + 3। x का वैल्यू, इसमें चार्ट अगर बनाना रहता होगा, एक चार्ट टेबल ले लेते होंगे इस तरीके से। एक साइड में x का वैल्यू, दूसरे साइड में y का वैल्यू आप रखते होंगे। ये x, इधर y = 2x + 3 है, 2x + 3 है। x 0 है तो y का वैल्यू 2 × 0 + 3, x का वैल्यू 1 है तो y = 2 × 1 + 3। ऐसा क्या करते होंगे? ऐसा कुछ करना हमारा यहाँ मकसद नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को 9th 10th क्लास की ओर ले जाना है, जहाँ पर इस तरह का टेबल बनाकर आप ग्राफ प्लॉट किया करते थे। x y प्लेन बनाते थे, ग्राफ पेपर पर पॉइंट सेलेक्ट करते थे। x 0 कहाँ है, y का वैल्यू यहाँ से आया अगर 3, तो 3 कहाँ पर है, तो एक पॉइंट मिला। फिर उसी तरीके से दूसरा पॉइंट यहाँ से मिला। बहुत सारा पॉइंट जब मिल जाता था तो आप फ्री हैंड उसको मिला दिया करते थे, आपका ग्राफ तैयार हो जाता था। हमें न तो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनाना है, इस तरह से डिस्कशन से मतलब नहीं है, बल्कि एक बात जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप समझें कि x जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x। y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। y डिपेंड्स ऑन x को ही कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, मतलब x जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी बदलेगा। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x हमने जो लैंग्वेज में लिखा है, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे आप लिख सकते हैं y = fx। स्मॉल लेटर f दें आपकी मर्जी, कैपिटल लेटर f दें आपकी मर्जी। मैथमेटिक्स के बुक में ये दोनों ही फेमस है, कोई भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की बुक में, फिजिक्स के बुक में ये दोनों तो फेमस है ही, इसके साथ साथ भी कुछ फेमस है जो मैथमेटिक्स में नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है। हम उसको समझें। y को fx भी लिख सकते हैं, कैपिटल fx भी लिख सकते हैं, क्योंकि f
लेटर दोनों ही फंक्शन का फर्स्ट लेटर हमने यूज किया है, बट इसी को साई एक्स भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? साई एक्स। साई पढ़ते हैं, साई एक्स, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाए होंगे हम यूनिट 1 में। साई एक्स, इसी को हम लोग लिखते हैं फाई एक्स, इसी को लिख सकते हैं जी एक्स, इसी को इस तरीके से और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमने जितना लिखा है ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा है। अब यहाँ पर इतने देर में हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि फंक्शन क्या है। तो कैलकुलस के इंट्रोडक्शन में फंक्शन टर्म हमने आपको समझाया और फंक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग सीखते हैं। तो जहाँ पर हमने लिखा है y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y x के फंक्शन में है तो हम लोग लिख सकते हैं fx इक्वल टू 2x प्लस 3। जो इक्वेशन यहाँ पर है वही इक्वेशन यहाँ पर है। आप कह सकते हैं कि y के जगह पर हमने क्या रखा है? fx। अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड वैल्यू ऑफ f0 एंड f1, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। x के जगह पर आप 0 पुट कर दें, x के जगह पर आप 1 पुट कर दें, तो f0 का वैल्यू निकालने के लिए x के बदले पे क्या आया हुआ है? 0। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर f1 की अगर बात करते हैं तो f1 की बात करते हैं तो x के जगह पर 1 आया हुआ है, तो x के जगह पर 1 जब हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x के जगह पर 1 आप रख दें तो 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2 5। इस तरीके से फंक्शन का हम कैलकुलेशन करते हैं। तो फंक्शन का कैलकुलेशन करना हमने आपको सिखा दिया, फंक्शन का क्या मतलब होता है ये हमने समझा दिया, बट कुछ डेली लाइफ से आप सीखने का प्रयास करें, डेली लाइफ से सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर डेली लाइफ से मेरा क्या इशारा है आप ये समझें, x और y, x बदलने से y बदल रहा है, y बदलने से x बदल रहा है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और 3 है ये नहीं बदलता, 2 ही रहता है, 3 ही रहता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को हम नहीं बदलते, कांस्टेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। x और y के चेंज होने से 2 और 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x और y को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ये वेरिएबल हो गया और 2 और 3 इसमें कांस्टेंट वैल्यू हो गया, 2 3 कांस्टेंट्स वैल्यू हो गया। जब हम फिजिक्स का स्टडी करते हैं तो जनरली a और b कुछ नहीं लिखा जाए, ये सब कांस्टेंट माना जाता है, c k ये सब टर्म कांस्टेंट्स के लिए यूज होता है। जहां वेरिएबल और कांस्टेंट का बात उठता है, अगर a b c k ये सब बात कहीं यूज हो रहा है तो आप समझिए कांस्टेंट का क्या है? इंडिकेशन है। x और y वेरिएबल की हमने बात किया तो y डिपेंड्स ऑन x, हमने ये बताया, कोई जरूरी नहीं कि y x पर डिपेंड करता हो, x भी तो y पर डिपेंड कर सकता है। आप ऐसे सोचें 2x प्लस 3 इक्वल टू y, इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू y माइनस 3, तो x इक्वल टू y माइनस 3y। वहां पर आप देख रहे थे तो y x पर डिपेंड कर रहा था और यहाँ पर देख रहे हैं तो x y पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर x इज ए फंक्शन ऑफ y आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि यहाँ y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ x का वैल्यू y पर डिपेंड कर रहा है। हमने कहा डेली लाइफ से समझने का प्रयास करेंगे। आप अपने डेली लाइफ में सोचें कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आप अपने आप को खुद सोचें और आप अपने इकोनॉमी के लिए आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं, जो भी अर्निंग मेंबर आपके फैमिली में होते हैं। तो मान लो कि आपके फैमिली के जो अर्निंग मेंबर हैं उनको हमने x मान लिया और आपको मैंने y मान लिया, तो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन जब
इम्प्रूव करेगा तो आप समझ लो कि आप भी अपने आप को खुशहाल फील करेंगे। इसका मतलब है आपका इकोनॉमिकल कंडीशन उन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स। अगर उनका इकोनॉमिकल कंडीशन लड़खड़ाता है तो ये प्रभाव आपके पास तक भी ट्रांसफर होता है। मतलब वैसे केस में भी यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स। यहां पर आप ये सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। आपका इकोनॉमिकल कंडीशन आपके पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा है। मतलब वो भी वेरिएबल है, इकोनॉमी के मामले में वो भी वेरिएबल है तो आप भी वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स इकोनॉमी के मामले में आप पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यू आर द फंक्शन ऑफ पेरेंट्स बट योर पेरेंट्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ यू। आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोचें ऐसे वक्त को जबकि आपके पेरेंट्स का काफी ओल्ड एज हो चुका होगा, हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड हो। उस समय आपका इकोनॉमिकल कंडीशन जब चेंज करेगा तो ये प्रभाव उनके पास तक ट्रांसफर होगा। इन दैट एज योर पेरेंट्स इज द फंक्शन ऑफ यू। आपके पेरेंट्स भी वेरिएबल हैं और आप भी वेरिएबल हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहे हैं आपके ऊपर। तो ऐसा हो सकता है कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड पर डिपेंड करता है तो राइट साइड भी लेफ्ट साइड पर डिपेंड करता है। मैंने डेली लाइफ से एग्जांपल इसलिए दिया कि आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं एक्स और वाई तो आपके दिमाग में बार बार होता है ये वेरिएबल का क्या लेना देना है, क्या सोचना है, नहीं सोचना है। फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारा नेचर का स्टडी को समझाता है और नेचर के स्टडी में हमेशा वेरिएबल का स्टडी आते ही रहता है। तो सबसे पहला वेरिएबल का स्टडी हम अपने डेली लाइफ से इसलिए सिखाने का प्रयास किया कि एक्स और वाई को आप इस तरीके से अपने डेली लाइफ में कोरिलेट करके कहीं भी सोच सकते हैं। मतलब वाई एक्स पर डिपेंड करता है कि एक्स भी वाई पर डिपेंड कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। चलिए अब यहाँ से आगे हम बढ़ें। अगर x में बहुत छोटा सा चेंज ले लें, डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ y। डेल्टा x वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। मतलब x का वैल्यू बहुत कम आप चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी बहुत कम चेंज होगा। x का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हमने पहले भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में समझाया था कि इस डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल वैल्यू। वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक डेल्टा हमने आपको और समझाया था, ये डेल्टा जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ x। चेंज इन वैल्यू ऑफ x। चेंज तो यहां से भी रिप्रेजेंट हो रहा है और चेंज यहां से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जब ये लिखते हैं तो वेरी स्मॉल चेंज ही होगा, उसमें लार्ज का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब ये लिखते हैं तो चेंज स्मॉल भी हो सकता है और चेंज लार्ज भी हो सकता है। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ x, ये चेंज लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। मैं बार बार आपको डिफरेंस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। इस डेल्टा का मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए होता है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए होता है। वैल्यू लिखिए या वेरी स्मॉल चेंज लिखिए, और ये डेल्टा स्मॉल चेंज के लिए भी होता है और लार्ज चेंज के लिए भी होता है। जहां तक चेंज का बात हम करते हैं तो चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब जैसे डेल्टा x जब हमने लिखा है तो फाइनल के लिए xf लिखेंगे और इनिशियल के लिए xi लिखेंगे।
तो डेल्टा x इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब यहाँ पर दो तरह का सिचुएशन है, हो सकता है कि ये वैल्यू इससे छोटा भी हो, इनिशियल छोटा भी हो, और हो सकता है इनिशियल फाइनल से बड़ा भी हो। आप सोचें कि कब ऐसा हो सकता है। इनिशियल वैल्यू अगर फाइनल वैल्यू से ग्रेटर है, मतलब क्या, शुरू में वैल्यू बहुत ज्यादा है और बाद में वैल्यू कम हो चुका है, इसका मतलब x डिक्रीज कर रहा है। x इनिशियल ग्रेटर देन x फाइनल, इट मींस x डिक्रीजेज। x क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब ये वैल्यू माइनस वाला वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है, तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आएगा, आप देखें तो x इनिशियल अगर x फाइनल से ज्यादा होगा तो ये डेल्टा x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लेंगे, और ये जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब लेस देन जीरो आप कह सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू या लेस देन जीरो है। तो x जब डिक्रीज करता है तो चेंज नेगेटिव होता है। इससे उल्टा आप सोचिए, x डिक्रीज करता है तब डेल्टा x नेगेटिव होता है, और x अगर इंक्रीज करेगा तब x इंक्रीज करेगा तो डेल्टा x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और ऐसे केस में x इनिशियल लेस देन x फाइनल, x जब इंक्रीज कर रहा है तो शुरू का वैल्यू ज्यादा है और बाद का वैल्यू कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अभी जब हमने समझा कि डेल्टा y का क्या मतलब होता है, तो डेल्टा टर्म को हम पहले से समझ रहे थे। डेल्टा x हमने आपको समझाया चेंज वैल्यू, और डेल्टा y और डेल्टा x का मतलब हमने समझाया वेरी स्मॉल चेंज। अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये भी वेरी स्मॉल चेंज इन y है और ये वेरी स्मॉल चेंज इन x है। यहाँ पर जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमने लिखा तो यहाँ पर एक क्लियर नहीं है, वैल्यू लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। बट जब भी ये रेशियो में लिखते हैं तो इसका सेंस स्मॉल से होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ये अंडरस्टूड बातें हैं। ये जब रेशियो में लिखा जाता है तो अक्सर हाँ ऐसा ही होता है कि ये चेंज भी वेरी स्मॉल है और ये चेंज भी वेरी स्मॉल है। इसीलिए फिजिक्स में या कैलकुलस में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये कम इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में से आप किसी का इस्तेमाल करेंगे मीनिंग वही निकलता है। क्या मीनिंग निकलता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के वैल्यू में चेंज होने से y के वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है। इसी को हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, आप अच्छे से समझें, एक नया टर्म आपके लिए आ चुका होगा, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है जीरो के काफी करीब होना, यहाँ पर समझाया गया है। इसको पढ़ते क्या है, एरो को, एरो ऐसे दिया हुआ है तो देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा है डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x जीरो के काफी करीब है, नियरर, टेंड्स टू का मतलब नियरर टू, उसके काफी करीब है। डेल्टा x जीरो के काफी करीब है मतलब जीरो नहीं है, तो हम लिखेंगे डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा x का वैल्यू जीरो नहीं है, वह अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो सकता है। ऑल्सो से पहले फिर से हम बैक होकर देखते हैं। बैक होकर क्या देख रहे हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये इतना बड़ा वैल्यू को ही हम इतने छोटा वैल्यू dy अपॉन dx से लिखते हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए, ये लिखने में आपको आसान लग रहा है या ये लिखने में आसान लग रहा है। निश्चित रूप से आपको लगता होगा कि इससे ज़्यादा आसानी है। फिजिक्स के बुक में ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है, मैथमेटिक्स के बुक में ज़्यादातर ही इस्तेमाल किया जाता है। बट आपको आदत सा बना लेना है कि हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, और इसका नेम होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या है, उसको dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा उसी तरीके से यहाँ पर देखें आप, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dy अपॉन dx, इसको भी वही पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कोई अंतर नहीं है, आप वहाँ सोचेंगे यहाँ सोचेंगे।
बार बार जब हम ये बोलते हुए कि डिफरेंशिएशन, तो जैसा कि टॉपिक इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया था कि यहाँ पर दो वर्ड होता है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ये बार बार समझना चाह रहे होंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो ये जो हमने आपको समझाया कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बोलते हैं। बट डेली लाइफ से अगर समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना। दोनों प्रोसेस एक दूसरे से उल्टा चलता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मान लो लड्डू की बात करें, लड्डू सारे लोग समझते हैं। लड्डू बहुत सारे दानों से मिलकर बना होता है। अगर मान लो कि आप एक लड्डू प्रसाद के रूप में कहीं चढ़ाते हो, तो आप देखते हैं प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ही अलग होता है। हमें ऐसा लगता है कि दिव्य शक्तियाँ प्रत्येक दाने में आकर बसा होता है, बैठा हुआ होता है। तो एक दाने भी अगर मिलता है तो शायद हम उसे लेना जरूर पसंद करते हैं। तो एक लड्डू में से अगर एक एक दाने तोड़ तोड़ करके हमने बांट दिया, या बांटने के लिए पूरे लड्डू को मैंने दाने दाने में बिखेर दिया, दैट इज डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। आपने उस लड्डू का डिफरेंशिएशन। लेकिन जरा सोचिए, जिस समय वो लड्डू नहीं था, वह अपने ग्रेन में दानों में बिखरा हुआ था, जिसको हम लोग बूंदिया भी बोलते हैं, राइट? उसके एक एक छोटे छोटे कण को, दाने को, जो भी आप लोग बोलते होंगे, जिस समय वो लड्डू नहीं था, वो दाने दाने में बिखरा हुआ था, उसको आपने एक साथ कलेक्ट करके लड्डू बनाया। तो दाने दाने में बिखरा हुआ था तो डिफरेंशिएशन, और एक लड्डू में उसको कन्वर्ट कर दिया तो वह इंटीग्रेशन हो गया। तो फिर से आप समझ गए, डिफरेंशिएशन छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है और इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना होता है। ये हमने जो बातें आपको डेली लाइफ से समझाने का प्रयास किया, इसका बहुत सेंस इसमें यूज होता है, लेकिन हमें इन सेंस का हमेशा इस्तेमाल करके सोचना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको फार्मूला बेस्ड होकर सोचना ज़्यादा है। और इतने सारे डिस्कशन के बाद अब हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमने क्या कहा? स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टैंडर्ड फार्मूला इन डिफरेंशिएशन। स्टैंडर्ड फार्मूला इन डिफरेंशिएशन। सबसे फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स cos x। सेकेंड नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस साइन x। थर्ड नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू sec स्क्वायर x। फोर्थ नंबर, tan x के जस्ट बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस cosec स्क्वायर x। 5 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू x sec x into tan x। 6 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस cosec x into cot x। ये जो 6 फार्मूला हमने लिखा है, ये आपको याद रखना है। बड़ा मुश्किल काम है, कैसे याद रखें? जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के टीचर आपको सभी का प्रूफ बताएंगे, बट फिजिक्स के टीचर के द्वारा आप ये कभी ना उम्मीद करें कि हम आपको प्रूफ पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ा भी देंगे कोई फायदा नहीं है। प्रूफ पढ़ा देंगे तो भी याद रखना पड़ेगा, नहीं पढ़ा रहे तो भी याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स
के एप्लीकेशन को समझने के लिए ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो चाहे बायो के स्टूडेंट। ये फार्मूला कैसे प्रूफ होता है इसका नॉलेज हो जाने से कोई फर्क आपके फिजिक्स पढ़ने पर नहीं पड़ता है, इसलिए फार्मूला का प्रूफ हम नहीं बता रहे हैं। दिमाग से आप हटा दीजिए कि फार्मूला क्यों होता है, दिमाग में ये रखना है कि फार्मूला आपको याद है। याद कैसे करें? याद करना आपको है, इसमें हम आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। जैसे आप परेशान होकर करते थे टेबल बचपन में याद करते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैसे करते थे? 2 बार 3 बार 4 बार लिखते थे, एक ही बात को बार बार लिखते थे। यहाँ भी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ये फार्मूला को एटलीस्ट नोटबुक बनाने के बाद रफ पेज पर मिनिमम 3 टाइम्स आप लिखें, मैक्सिमम 5 टाइम्स। बहुत कमजोर भी स्टूडेंट होते हैं तो 5 टाइम्स लिखते लिखते सबको याद हो जाता है, और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा सिंसियर होते हैं, वो भी 2 से 3 बार लिखते लिखते उनको याद हो जाता है। इसमें लिख कर याद करने का प्रैक्टिस करें, रट कर याद ना करें। जितने रफ्तार से आप याद करेंगे उतने रफ्तार से भूल भी जाएंगे। लेकिन कुछ हम कॉपरेशन आपके साथ रखेंगे, कुछ कॉपरेट आपको करने जा रहे हैं जिससे याद रखने में आपको आसानी होगी। मेरा वे ऑफ राइटिंग क्या है इसको आप माइंड करें। साइन और कॉस पर आप माइंड करेंगे तो एक जैसा फार्मूला है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन इसमें माइनस आया है। माइनस साइन कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा कैसे डिसाइड करें? सी से जो स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस, सी से जो स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस, सी से जो स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस, मतलब जो सी से स्टार्ट नहीं हुआ प्लस। कितना आसान सा बात हो गया, माइनस प्लस का लफड़ा खत्म हो गया कि कहाँ माइनस याद रखें और कहाँ नहीं रखें। जो सी से स्टार्ट होता है उसमें क्या रखेंगे? माइनस साइन लगाएंगे, और जो नहीं स्टार्ट होता है प्लस साइन। साइन कॉस, साइन कॉस में कॉस साइन, ये दोनों एक जैसा नेचर रखे हुए हैं, इन दोनों का नेचर एक जैसा मिल रहा होगा। tan का sec स्क्वायर एक्स, cot का cosec स्क्वायर एक्स, sec cosec, sec cosec, नहीं बोलने में एक जैसा लगता होगा। तो यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। आप ये 6 में देखें तो कहीं भी स्क्वायर वाला नहीं है टर्म, स्क्वायर वाला टर्म 3 और 4 में, ये tan है ये cot है। tan x sec स्क्वायर एक्स, cot x माइनस cosec स्क्वायर एक्स। 5 और 6 sec x का sec x खुद है, tan x एक्स्ट्रा के, cosec x का cosec x खुद है, cot x एक्स्ट्रा के। मतलब यहाँ पर एक माइनस साइन यहाँ भी है, c से स्टार्ट है इसलिए माइनस साइन, c से स्टार्ट है माइनस साइन, c से स्टार्ट नहीं है प्लस साइन, c से स्टार्ट है माइनस साइन, c से स्टार्ट नहीं है प्लस साइन, c से स्टार्ट है माइनस साइन, c से स्टार्ट नहीं है प्लस साइन। ये फार्मूला हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सारे स्टूडेंट को याद रहना चाहिए। 2-3 फार्मूला और है, इसको नोट कर लीजिए। 7 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, n x n माइनस 1, पावर बगल में आ गया और उसमें से 1 माइनस हो गया। 8 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x, किसी का प्रूफ हम नहीं बता रहे हैं, सब आपको याद ही रखना है। A नंबर, B नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 10, यहाँ पर बेस e के साथ है 1/x, बेस 10 के साथ। जब log का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप बेस e पर ले जा रहे हैं, बेस 10 पर, दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। कारण आप समझते होंगे, लॉगरिथम में पढ़े होंगे 2.3030। लॉगरिथम जब हम पढ़ा रहे थे तो समझाए थे कि नेचुरल लॉग को और जनरल लॉग के बीच कन्वर्जन में ये रिलेशन आता है 2.3030 का फैक्टर। 9 नंबर, फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर nx, e एक्सपोनेंशियल होता है, ये भी हमने आपको समझाया होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर nx, n बगल में आ जाएगा तो n e टू द पावर nx। 10 नंबर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। ये 10 डिफरेंशिएशन फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है, और ये 10 डिफरेंशिएशन को एटलीस्ट 30 टाइम्स लिखना है। एक को आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो टोटल 30 टाइम्स होगा। हम नेक्स्ट क्लास जब इस पर मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या डिस्कस करेंगे? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन तभी आप सीख पाएंगे
जब आपको फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन पता हो। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जितने स्टूडेंट को ये सब फार्मूला याद नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर होकर आए कि ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए।